प्रिय दोस्तों एवं छात्रों, सबसे पहले 26 जनवरी 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक कविता है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाएं वीर अनेक। दोस्तों, आज मैं एक गंभीर मुद्दा आप लोगों के सामने लेकर प्रस्तुत हूँ। अक्सर हम लोग चर्चा करते हैं, लोग इस बात के भ्रम में रहते हैं कि एफआईआर कब कराया जा सकता है। क्या हर मामले में एफआईआर कराया जा सकता है? एफआईआर कराने के बाद एफआईआर कराने वाले का अधिकार क्या होता है? इन सब बातों को लेकर आज मैं आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ। यह विषय वस्तु आपके परीक्षाओं में भी काम आएगा, तो इसे गहनता से आप अध्ययन कर सकते हैं। तो एफआईआर की हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। आइए देखते हैं। एफआईआर यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट एक लिखित दस्तावेज होता है जो पुलिस को किसी संज्ञेय अपराध के मामले में दिया जाता है। इसे दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय यानी चैप्टर 12 में दिया गया है। इसे प्राथमिकी या फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट भी कहा जाता है। जो पुलिस को सूचना दी जाती है वह सामान्यतः दो मामलों में दी जाती है। पहला संज्ञेय अपराध के मामले में और दूसरा असंज्ञेय अपराध के मामले में, यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसकी चर्चा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 155 में दी गई है और कॉग्निजेबल ऑफेंस इसकी चर्चा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 में दी गई है। तो आइए एक एक कर हम दोनों को देखते हैं। असंज्ञेय अपराध में पुलिस को इत्तला या सूचना, इसके बारे में चर्चा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 155 में दी गई है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि असंज्ञेय अपराध क्या होता है। तो असंज्ञेय अपराध को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 में यानी 2L में दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि असंज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध विपरीत है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकता है। यानी असंज्ञेय अपराध ऐसे अपराध होते हैं जिसमें कि पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार करने के लिए मजिस्ट्रेट से वारंट लेने की ज़रूरत होती है। बिना वारंट वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। इसके बारे में जो सूचना दी जाती है उसकी चर्चा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 155 में दी गई है। तो जब असंज्ञेय अपराध होता है और असंज्ञेय अपराध के मामले में कोई व्यक्ति किसी थाने के भारसाधक अधिकारी, जो कि जहाँ घटना हुआ है उसी के क्षेत्र में वो थाना स्थित हो, वहाँ जाता है, तो अगर उसके द्वारा पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को असंज्ञेय अपराध की सूचना दी जाती है, तो वह पुलिस अधिकारी उस सूचना को स्वयं दर्ज करेगा या अपने अधीनस्थ के द्वारा उसको दर्ज करवाएगा और उस व्यक्ति से कहेगा कि आप मजिस्ट्रेट के पास जाइए और मजिस्ट्रेट से पुलिस के लिए एक आदेश प्राप्त करिए ताकि पुलिस उस मामले का अन्वेषण कर सके, इन्वेस्टिगेशन कर सके। यह उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है जो सूचना देने आता है असंज्ञेय अपराध का, उस पर डिपेंड करता है कि वह मजिस्ट्रेट के पास परिवाद करता है या नहीं करता है। वो चाहे तो कर सकता है, चाहे तो नहीं कर सकता है। पुलिस अधिकारी बस उसे सूचना देगा। दूसरी बात, वह पुलिस अधिकारी केवल सूचना के आधार पर
अन्वेषण कार्य नहीं कर सकता है। तीसरी बात 155(3) में दिया गया है कि मजिस्ट्रेट अन्वेषण करने का आदेश अगर दे देता है, वो व्यक्ति परिवाद करता है, परिवाद के बाद मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी को अन्वेषण करने का आदेश दे देता है, तो पुलिस अधिकारी को अन्वेषण करने की वही शक्ति प्राप्त होगी जो कि सामान्य मामलों में, संज्ञेय अपराध के मामलों में उसे अन्वेषण की शक्ति होती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना हो तो उसे मजिस्ट्रेट से वारंट प्राप्त करना होगा गिरफ्तार करने के लिए, अन्यथा बिना वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकता है। जबकि संज्ञेय मामले में वो बिना वारंट के गिरफ्तार भी कर सकता है, अन्वेषण भी कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है। 155(4) में दिया गया है कि यदि ऐसा व्यक्ति जो कि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को 2 या 2 से अधिक अपराधों की सूचना या इत्तला देता है जिसमें कि 1 या 1 से अधिक अपराध संज्ञेय अपराध हैं, बाकी असंज्ञेय अपराध हैं, तो पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना भी उस मामले का अन्वेषण कर सकता है। उसे वही शक्तियाँ प्राप्त होती हैं जो संज्ञेय अपराध के मामले में प्राप्त होती हैं, और वह अन्वेषण के अंतर्गत संज्ञेय और असंज्ञेय दोनों मामलों का अन्वेषण कर सकता है। अब हम 2 केसों को देखेंगे। केरल राज्य बनाम देवासी, इसमें न्यायालय ने निर्णित करते हुए कहा कि अगर असंज्ञेय अपराध में मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना भी पुलिस अधिकारी अन्वेषण का कार्य करता है और चालान करता है तो भी वह मामला परिवाद मामला ही माना जाएगा। वहीं देवी सिंह बनाम शिवराम के मामले में न्यायालय ने निर्णित करते हुए कहा कि यदि मजिस्ट्रेट का आदेश मिलने पर अन्वेषण किया गया है तो चालान पुलिस रिपोर्ट के समान ही होगा। बीबी पेरमल बनाम राज्य के मामले में यदि पुलिस द्वारा अन्वेषण की अनुमति के लिए मजिस्ट्रेट से न्यायालय में आवेदन किया गया है और उसकी सूचना पाकर अभियुक्त आपत्ति करता है और मजिस्ट्रेट सुनवाई भी करता है, तो सभी कार्यवाही अवैध होगी, क्योंकि केवल कथित अभियुक्त को कोई भी कार्यवाही करने का अधिकार नहीं होता है। इसमें न्यायालय ने कहा कि अगर पुलिस द्वारा अन्वेषण किया जाता है, मजिस्ट्रेट अन्वेषण करने की अनुमति दे देता है असंज्ञेय अपराध में, और यह सुनकर जिस व्यक्ति को अभियुक्त कहा जा रहा है कि उसी ने अपराध किया होगा, वह पहले ही जान जाता है कि मजिस्ट्रेट ने अन्वेषण करने, इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश दे दिया है, और वह मजिस्ट्रेट के पास जाता है और मजिस्ट्रेट सुनवाई भी कर लेता है उस मामले का, तो भी मजिस्ट्रेट द्वारा अगर आदेश भी कोई दिया जाता है तो ये कार्यवाही ही पूरी अवैध है। केवल संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति का अगर अन्वेषण किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं होता है कि वो जाकर मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई कार्यवाही करे या उसकी सुनवाई की जाए। तो अगर असंज्ञेय अपराध में पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को सूचना दी जाती है, तो उसे NCR कहा जाता है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। और यह ध्यान देने वाली बात है कि NCR जो है, असंज्ञेय अपराध में जो पुलिस अधिकारी को सूचना दी जाती है, वह उसी पुलिस थाने में दिया जा सकता है जिस थाने के क्षेत्र में ऐसी घटना घटित होती है। किसी अन्य थाने में ऐसी सूचना नहीं दी जा सकती है। अभी हम आगे बताएंगे कि संज्ञेय अपराध में अन्य थाने में भी सूचना दी जा सकती है, किन परिस्थितियों में दी जा सकती है, अभी आगे हम बताएंगे। तो अब हम नंबर 2 पे चलते हैं, संज्ञेय अपराध में पुलिस को सूचना। तो संज्ञेय अपराध में पुलिस को सूचना जो दी जाती है वह दंड प्रक्रिया संहिता
के धारा 154 में दिया गया है। सबसे पहले हमें जानना होगा संज्ञेय अपराध होता क्या है। तो संज्ञेय अपराध की परिभाषा जो दी गई है वो धारा 2 में या 2C में दी गई है। इसमें कहा गया है संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है। यानी इसमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए या अरेस्ट करने के लिए पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट के आदेश की ज़रूरत नहीं होती है। अब इसे ही मूल रूप से FIR कहा जाता है। जो संज्ञेय अपराध में पुलिस को सूचना दी जाती है इसे ही FIR कहा जाता है। और इसकी परिभाषा प्रताप सिंह कैरो बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने दिया है। न्यायालय ने कहा FIR एक ऐसा प्रतिवेदन है जो सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा थाने के भारसाधक अधिकारी को दिया जाता है। यह एक ऐसा अभिकथन है जो सूचना देने वाला व्यक्ति जिसमें यह बताता है कि कोई अपराध हुआ है। ये इस केस में बताया गया। अब संज्ञेय अपराध में पुलिस को जो सूचना दी जाती है यानी FIR जो है इसको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट या प्रथम सूचना रिपोर्ट भी कहा जाता है। FIR यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट जो है इसके आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं। पहला, अपराध संज्ञेय हो। ध्यान रहे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि FIR किन मामलों में किया जा सकता है। तो संज्ञेय मामलों में ही, संज्ञेय अपराध के मामलों में ही FIR किया जा सकता है। असंज्ञेय मामलों में FIR, असंज्ञेय अपराध के मामले में FIR नहीं होता है। तो FIR का पहला आवश्यक तत्व है संज्ञेय अपराध होना चाहिए। दूसरा है कि सूचना थाने के भारसाधक अधिकारी को दी गई हो। और तीसरी बात है कि जो सूचना पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जाए वह मौखिक हो सकती है या लिखित हो सकती है। अब ध्यान रहे अगर FIR किया जाता है 154 के अंतर्गत ही होता है FIR। तो FIR अगर 154(1) में बताया गया है कि FIR अगर मौखिक रूप से दी जाती है तो पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी उस व्यक्ति से लिखने को कहेगा या स्वयं उसी के शब्दों में उन बातों को लिखेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारी से उसे लिखवाएगा और उसे अपने चिक रजिस्टर में दर्ज करेगा। दर्ज करने के पश्चात अगर उसके द्वारा लिखित रूप से FIR किया जाता है तो पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा उसे अपने चिक रजिस्टर या रोजनामचा में दर्ज करेगा। अब इसमें एक संशोधन किया गया, 154(1) में संशोधन किया गया और यह संशोधन 2013 में जोड़ा गया है। ध्यान रहे 2013 में जितने भी संशोधन हुए हैं, निर्भया कांड जो दिल्ली में हुआ था उसके बाद ही 2013 का संशोधन हुआ था। तो 2013 के संशोधन की बात जहाँ है वो आप समझ सकते हैं कि महिलाओं को रिलीफ देने के लिए है। तो 2013 में संशोधन करके 154(1) में परंतुक जोड़ा गया जिसमें कहा गया कि अगर किसी महिला द्वारा FIR किया जाता है, अगर महिला FIR कराने जाती है और उस महिला के विरुद्ध जो अपराध हुआ है वो IPC की धारा 354, 354 क, 354 ख, 354 ग, 354 घ, 376, 376 क, 376 ख, 376 ग, 376 घ, 376 अंग, धारा 509 के अंतर्गत अगर उसके विरुद्ध अपराध हुआ है और FIR वो कराने जाती है, चाहे अपराध हुआ हो चाहे अपराध करने का प्रयत्न हुआ हो और वो FIR कराने जाती है, तो ध्यान रहे उसके द्वारा जो सूचना दी जाएगी वह महिला
पुलिस अधिकारी द्वारा लिखा जाएगा। लेकिन यदि ऐसी महिला जो कि सूचना देना चाहती है पुलिस अधिकारी को अपराध की, अभी अपराध हमने जो बताया आईपीसी के अंतर्गत जो अपराध बताए हैं हमने, अगर वो देना चाहती है लेकिन ऐसी महिला निःशक्त है या वह अक्षम है, तो ऐसी चाहे अक्षमता उसकी निःशक्तता अस्थायी हो या अस्थायी हो, अगर वह सूचना पुलिस को अपराध की देना चाहती है तो पुलिस अधिकारी स्वयं उसके निवास पर जाएगा या ऐसी महिला जहां सुगम स्थान बताए वहां पुलिस अधिकारी उसके द्वारा इत्तला जो दी जाएगी उसे लिखेगा, नोट करेगा। और अगर वह महिला ऐसी निःशक्त है कि उसकी भाषा को पुलिस अधिकारी समझ नहीं सकता है या किसी अन्य भाषा में वो बोलती है, पुलिस अधिकारी को उस भाषा की जानकारी नहीं है, तो अपने साथ वो द्विभाषिया या प्रबोधक को लेकर जाएगा और उसकी उपस्थिति में ही ऐसी सूचना या एफआईआर दर्ज किया जाएगा। 2013 में संशोधन करके यह भी लिखा गया कि इसका वीडियो क्लिप भी तैयार किया जाएगा, वीडियो फिल्म तैयार किया जाएगा। और इसके बाद है कि पुलिस अधिकारी जितना जल्दी हो सके उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा और मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत उसका कन्फेशन यानी संस्वीकृति अभिलिखित करेगा। तो ये 154(1) का प्रावधान है। अब 154(2) में बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति द्वारा एफआईआर या प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया जाता है, अब हमने बता दिया इसके पहले, किसी व्यक्ति द्वारा करवाया जाए, किसी महिला द्वारा करवाया जाए, एफआईआर दर्ज करवाया गया है 154(1) के अंतर्गत, तो पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा एफआईआर की प्रतिलिपि सूचना देने वाले को तत्काल निःशुल्क रूप से दी जाएगी। 154(3) में बताया गया है कि कभी कभी होता क्या है कि जब आप एफआईआर दर्ज कराने जाइए और जिसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने जा रहे हैं तो वह व्यक्ति काफ़ी प्रभावी व्यक्ति है, तो पुलिस अधिकारी जो पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी होता है ऐसे लोगों को भगा देते हैं लोग या एफआईआर लिखने से मना कर देते हैं। तो 154(3) में यह प्रावधान दिया गया है कि जब पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी एफआईआर लिखने से इनकार कर दे या मना कर दे तो सूचना देने वाले व्यक्ति के पास एक और विकल्प होता है कि वह उस सूचना को लिखकर डाक के माध्यम से उस जिले के एसपी को, पुलिस सुपरिटेंडेंट को भेज सकता है। और एसपी जब ऐसी सूचना प्राप्त करता है और उसे इस बात का समाधान हो जाता है कि ऐसा संज्ञेय अपराध हुआ है, तो वह चाहे तो उस मामले का स्वयं इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, स्वयं अन्वेषण कर सकता है। वह चाहे तो अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नियुक्त निर्देश दे सकता है। और अगर वह अपने अधीनस्थ अधिकारी को ऐसे मामले का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निर्देश देता है तो ऐसे पुलिस अधिकारी को अन्वेषण की, इन्वेस्टिगेशन की वही शक्तियाँ होगी जो पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को प्राप्त होती है। यानी वो चाहे तो उसे किसी व्यक्ति को अरेस्ट भी कर सकता है। अब अक्सर चर्चा होती है जीरो एफआईआर की। असल में जीरो एफआईआर भी एक विशेष प्रावधान है जो कि सामान्यतः होता क्या है कि कभी कभी प्रभावी व्यक्ति ऐसा होता है कि उस क्षेत्र में जो पीड़ित व्यक्ति है उसको रुकने ही नहीं देता है, अपराध होने के बाद उस थाने क्षेत्र से ही बाहर भगा देता है। तो ऐसे मामले में अगर दूसरे थाने में एफआईआर करने का अधिकार प्राप्त न हो तो वह व्यक्ति उपचार विहीन हो जाएगा। तो जीरो एफआईआर ऐसी ही प्रक्रिया है। जीरो एफआईआर के अंतर्गत किसी व्यक्ति को ऐसा अधिकार प्राप्त होता है
कि वह चाहे तो जहाँ अपराध हुआ है उस थाने क्षेत्र के बाहर जाकर दूसरे थाने क्षेत्र में भी एफआईआर लिखवा सकता है। तो ध्यान रहे, जहाँ की संज्ञेय अपराध होता है और उस क्षेत्र में वह व्यक्ति, जो पीड़ित व्यक्ति है, एफआईआर नहीं करा सकता है या नहीं कराता है, तो अन्य पुलिस थाने क्षेत्र में जाकर अगर एफआईआर दर्ज कराता है तो इसे ही जीरो एफआईआर कहा जाता है। हम लोग अभी कुछ दिन पहले एक मामला सुने थे, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हो गई थी, वहाँ मुंबई में हत्या हुई थी। तो उनके पिताजी बिहार के रहने वाले थे और उन्होंने बिहार के थाने में एफआईआर दर्ज कराया था। यह जीरो एफआईआर ही था। तो इस तरह से जीरो एफआईआर के अंतर्गत आप जहाँ घटना घटित होता है उससे अलग किसी अन्य पुलिस थाने में आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। बाबूलाल बनाम हिमाचल प्रदेश के मामले में न्यायालय ने, हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय ने निर्णित करते हुए कहा कि संज्ञेय अपराध की सूचना ऐसे पुलिस अधिकारी या पुलिस चौकी पर अगर दी जाती है जहां की एफआईआर लिखने का प्रबंध ही नहीं। अगर अक्सर क्या होता है, हम लोग जाते हैं, अपराध होता है, तुरंत पुलिस चौकी पे बता देते हैं। पुलिस चौकी पे एफआईआर लिखने का कोई प्रबंध सामान्यतः नहीं होता है, इसलिए अगर पुलिस चौकी पर हम जो सूचना देते हैं वह एफआईआर नहीं माना जाएगा। इस मामले में न्यायालय ने यही कहा। राज्य बनाम राम सिंह के मामले में हुआ क्या था, ये बड़ा अजीब तरीके का मामला है। इसमें थाने में एक हेड कांस्टेबल था जो उस थाने का भारसाधक अधिकारी था, वहीं एक मंत्र था जो कि भारसाधक अधिकारी था, बाकी अन्य पुलिस अधिकारी थे, लेकिन भारसाधक सभी उससे निम्न कोटि के थे, बाकी वहीं एक भारसाधक अधिकारी था। और उसी समय थाने पर एक घटना घटित होती है और उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। वह एकमात्र व्यक्ति होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है और एक सिपाही जो है, जो कि भारसाधक अधिकारी नहीं है, वो रोज नामचे में उस सूचना को दर्ज कर लेता है। अब क्या इसे एफआईआर माना जाएगा? न्यायालय ने निर्णित करते हुए कहा कि जो पुलिस अधिकारी द्वारा उस सूचना को दर्ज किया गया था वह एफआईआर नहीं माना जाएगा, क्योंकि वह पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी नहीं था। तो हुआ क्या कि ऐसे मामले में यह नहीं माना गया कि वह जो व्यक्ति है वह एफआईआर नोट कर सकता है। अब एफआईआर कराने में देरी का प्रभाव क्या होगा? कभी कभी ऐसा होता है कि घटना आज घटित होती है और उसे दर्ज कराने में देरी हो जाती है। लोग 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद एफआईआर दर्ज कराते हैं। तो क्या इसका कुछ महत्व होता है? क्या इसका कुछ प्रभाव उस मामले पर पड़ता है? तो सामान्यतः जो एफआईआर है घटना होने के तुरंत बाद ही लिखवा देना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक देरी करने का मतलब ये होता है कि न्यायालय को ये लगने लगता है कि ये कहानियाँ बनाई गई हैं, इसलिए न्यायालय उन बातों पर विश्वास नहीं करता है। लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें कि एफआईआर देरी से अगर भी करवाई जाती है तो उसका कोई प्रभाव नहीं होता है, न्यायालय उसे निगेटिव नहीं लेता है, उसके साक्ष्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो निम्नलिखित मामलों में अगर एफआईआर देरी से भी करवाया जाता है तो उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। जैसे अगर अपराध ऐसा है कि किसी के प्रतिष्ठा गिरने का डर है, जैसे सामान्यतः लैंगिक अपराध होते हैं, बलात्कार जैसे अपराध होते हैं, तो इसमें लोग, अगर घटना घटित हो जाती है किसी महिला के साथ, तो उसके परिवार वाले सदमे में आ जाते हैं और वो एफआईआर दर्ज कराने नहीं जाते हैं, क्योंकि उनके प्रतिष्ठा गिरने का सवाल होता है। लोग समाज से डरते हैं, लोगों के समझाने के बाद वो 10 दिन के बाद भी जा सकते हैं। तो इससे न्यायालय उसे निगेटिव नहीं लेता है और ऐसे देरी से कराए गए एफआईआर पर कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर थाने की दूरी हो
और मौसम खराब हो तो ऐसे मामलों को भी न्यायालय ध्यान में रखता है और उसका भी अगर देर से FIR कराया जाएगा तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। योगेंद्र सिंह बनाम पंजाब राज्य में मौसम खराब था और थाना दूर भी था। ऐसे मामले में 2 घंटे 13 मिनट के बाद FIR दर्ज कराया गया था। न्यायालय ने कहा इसका कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं है, इससे FIR पर कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ा। नंबर 3 है विपक्षी का भय। अक्सर क्या होता है कि जब कोई घटना घटित होती है तो जो अपराधी होता है कभी कभी काफ़ी मजबूत होता है, बाहुबली टाइप का होता है, तो वह अभियुक्त को थाने जाने ही नहीं देता, थाने जाने से रोक देता है। उसके डर से वह FIR दर्ज नहीं करा पाता है। तो ऐसे मामले में भी अगर विपक्षी जो अपराधी है, अभियुक्त है, वो मजबूत है और पीड़ित व्यक्ति गरीब है, लाचार है, वह डरा हुआ है, वह देर से FIR भी दर्ज कराता है तो उसका कोई गलत प्रभाव नहीं होगा, FIR प्रभावी ही माना जाएगा। अब FIR कराने का साक्षिक मूल्य क्या होता है, न्यायालय उसे साक्ष्य के रूप में कैसे देखता है? तो ध्यान रहे FIR कोई सारवान साक्ष्य नहीं है, न्यायालय उसे महत्वपूर्ण साक्ष्य नहीं मानता है। लेकिन अगर FIR दर्ज कराई गई है तो साक्ष्य विधि के अंतर्गत धारा 145 और धारा 157 के अंतर्गत उसकी संपुष्टि के लिए या उसके खंडन के लिए उसका प्रयोग किया जा सकता है। वहीं अगर आचरण के रूप में भी FIR अगर दर्ज कराई गई है तो वो सुसंगत होता है, क्योंकि एक व्यक्ति जब FIR दर्ज कराने जाता है तो उसका आचरण ऐसा होता है जो कि उस FIR में कहीं न कहीं देखने को मिलता है। तो साक्ष्य विधि की धारा 8 में वह आचरण के रूप में सुसंगत होता है। और तीसरा है कि अगर कोई व्यक्ति FIR दर्ज कराता है, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराता है पुलिस थाने में जाकर, और दर्ज कराने पर अपनी बातों को लिखवाता है और इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो साक्ष्य विधि की धारा 32(1) के अंतर्गत मृत्युकालिक कथन के रूप में उसका साक्ष्य सुसंगत हो जाता है। क्योंकि उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह उसका मृत्युकालिक कथन मान लिया जाता है। इस तरह से मुझे पूरा विश्वास है कि जो FIR है यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट है, इसके बारे में हमने जो जानकारी दी आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके पश्चात मैं एक और वीडियो बना के डालूँगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा कि FIR दर्ज कराने वाले व्यक्ति का अधिकार क्या होता है। क्योंकि FIR कराने के लिए ज़रूरी नहीं होता है कि वही व्यक्ति FIR कराए जिसके साथ अपराध हुआ है। कोई अनजान व्यक्ति भी FIR दर्ज कराया सकता है, भले वह अपराधी को जानता हो चाहे न जानता हो। जिसके साथ अपराध हुआ है उसको जानता हो चाहे न जानता हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। मान लीजिए आप रास्ता चलते हुए जा रहे हैं और कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को गोली लगी है जिसको न आप पहचानते हैं न ये जानते हैं कि किसने इसको गोली मारी, तो आप जाकर FIR दर्ज करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और आपको भी कुछ अधिकार प्राप्त होंगे। इसके बारे में हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।